पलटे घुमा दो। अगले टॉपिक की बात करते हैं और अगला टॉपिक आता है घर्षण विद्युत की। क्या होता है घर्षण विद्युत की? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ अन्य हल्की उदासीन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, पदार्थ के उस गुण को बोला जाता है विद्युत की। वापिस समझना, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ अन्य हल्की उदासीन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, पदार्थ के इस गुण को बोला जाता है विद्युत की। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत की। और यदि ये गुण घर्षण के कारण आता है तो इसको बोला जाता है घर्षण विद्युत की। यदि पदार्थ में गुण किसके कारण आए? घर्षण के कारण, तो इसको बोला जाता है घर्षण विद्युत की। मैं यहां लिख देता हूं, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में जिसके कारण पदार्थ अन्य हल्की उदासीन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को विद्युत की कहते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि मार्कर को या पेन को सूखे बालों में रगड़ा जाए या ऊनी कपड़े से या बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए तो उस मार्कर में इस प्रकार का गुण आ जाता है कि वह अन्य हल्की उदासीन वस्तुओं को, जैसे कागज के टुकड़े को, धूल के कण को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित। तो इसमें गुण किसके कारण आया? घर्षण के कारण। अब कौन सा गुण आया कि इसके पास यदि मैं कागज के टुकड़े लेके आऊं तो उन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित। तो इसमें गुण तो है विद्युत की का, और यदि ये गुण घर्षण के कारण आता है तो इसको बोला जाता है घर्षण विद्युत की। यदि विद्युत की का गुण घर्षण के कारण आता है तो इसे घर्षण विद्युत की कहते हैं। इसे घर्षण विद्युत की कहते हैं। घर्षण विद्युत की क्या है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ अन्य हल्की उदासीन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को बोलते हैं विद्युत की। और यदि ये गुण किसके कारण है? घर्षण के कारण, तो इसको बोला जाता है घर्षण विद्युत की। आगे बात करते हैं इसी में घर्षण विद्युत की में। मैं यहाँ पर 3 पॉइंट लिख देता हूँ, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। होता क्या है इसमें? अपन जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको अपन परमाणु बोलते हैं। परमाणु में एक नाभिक होता है, उस नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा अलग अलग त्रिज्या व अलग अलग ऊर्जा की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर तो होता है ऋणात्मक आवेश और प्रोटोनों पर होता है धनात्मक आवेश। प्रोटोनों पर धनात्मक आवेश होने के कारण अपन बोलते हैं कि नाभिक धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगाते रहते हैं? चक्कर। अब यदि कोई परमाणु या कोई वस्तु में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हो तो अपन बोलेंगे कि वो वस्तु या वो परमाणु क्या है? उदासीन। और यदि अपन किसी वस्तु या परमाणु में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लें
तो अपन बोलेंगे कि वो वस्तु क्या हो गई, धनावेशित। और यदि किसी वस्तु या परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे दे तो अपन बोलेंगे कि वो वस्तु या वह परमाणु क्या हो गया, ऋणावेशित। तो ये 3 पॉइंट लिख देता हूं मैं, थोड़ा ध्यान से समझना। पहला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हो इनको। पहला, उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। सेकंड पॉइंट, यदि वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए जाए, यदि वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए जाए तो वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। धनावेशित हो जाती है। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की तो कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएंगे और प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उस पर चार्ज आएगा प्लस का 1 और उसका मान होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। थर्ड पॉइंट, यदि वस्तु को बाहर से इलेक्ट्रॉन दिए जाए तो वह वस्तु, अब इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा हो जाएगी तो वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं? पहले तो बात करते हैं घर्षण वैद्युतिकी की। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में अन्य हल्की उदासीन वस्तुओं को आकर्षित करने का क्या जाए, गुण। उसको बोलेंगे अपन उसको बोलेंगे अपन उस गुण को वैद्युतिकी। यदि वैद्युतिकी का जो ये गुण है, यदि वैद्युतिकी का गुण घर्षण के कारण आता है तो इसको बोला जाता है घर्षण वैद्युतिकी। और अब बात करते हैं कि कौन सी वस्तु उदासीन है, कौन सी धनावेशित है, कौन सी ऋणावेशित है। तो पहले चलते हैं, अपन ये मानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और अलग अलग त्रिज्या की और अलग अलग ऊर्जा की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पूरा का पूरा नाभिक मिलता है अपन को पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं नेगेटिव। अब जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं तो वो वस्तु या वो परमाणु क्या होगा, उदासीन। बाहर से एनर्जी देकर अपन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें तो वो वस्तु धनावेशित हो जाएगी, और बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन दे दे उस वस्तु को तो वो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को अपन घर्षण के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न करके भी बाहर निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालना आसान होता है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट है कि उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। यदि वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए जाए तो वह वस्तु धनावेशित होती है। यदि वस्तु को बाहर से इलेक्ट्रॉन दिए जाए तो वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन बनता है यहीं से कि किसी भी वस्तु को आवेशित करना हो तो कौन उत्तरदायी होता है।
इसमें पहला ऑप्शन तो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, लेकिन किसी भी परमाणु में से आप यदि उसके नाभिक में से प्रोटॉन को निकाल रहे हो तो उस प्रोटॉन को नाभिक में से निकालना संभव तो है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाके परमाणु के नाभिक से प्रोटॉन बाहर आएगा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है या कौन जिम्मेदार होता है, तो वो होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालना या परमाणु में जोड़ना आसान है, जबकि नाभिक में से प्रोटॉन को बाहर निकालना या प्रोटॉन को जोड़ना संभव तो है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है। तो आसानी से किसको निकाल सकते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन को। तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉन। तो इस चौथे पॉइंट के रूप में इसको लिख लेते हैं। 3 पॉइंट तो हो गए थे, चौथा पॉइंट किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। अब कोई पूछ ले कि प्रोटॉन उत्तरदायी क्यों नहीं है, तो इसका कारण है क्योंकि प्रकृति में 4 प्रकार के बल मिलते हैं, जिनमें सबसे प्रबलतम बल होता है प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल। प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल ये क्या होता है? ये नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगता है। और ये प्रकृति में 4 प्रकार के बल मिलते हैं। पहला तो होता है प्रबल नाभिकीय बल, दूसरा होता है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल और चौथा होता है दुर्बल बल। उन चारों बलों में सबसे प्रबलतम कौन सा बल होता है? प्रबल नाभिकीय बल। ये प्रबल नाभिकीय बल नाभिक के अंदर ही लगेगा और किस किस के मध्य लगेगा? प्रोटॉन के मध्य, न्यूट्रॉन के मध्य और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य। और ये जो बल लगता है ना, ये केवल और केवल आकर्षण की प्रकृति का होता है। तो ये नाभिक के अंदर लगने वाला आकर्षण बल इन न्यूट्रॉनों को और इन प्रोटॉनों को आपस में बांधे रखता है। इस कारण प्रोटॉन को नाभिक से निकालना आसान नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन को तो अपन, ये इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में घूम रहा है, इसको तो बाहर से थोड़ी बहुत ऊर्जा दे दें, उसमें ऊर्जा से या फोटोन ऊर्जा दे दें, उसी से इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से वस्तु से बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ चौथा पॉइंट लिखाया, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, प्रोटॉन नहीं, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है और नाभिक के अंदर प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल लगता है। ये प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखने का काम करता है, और इसकी प्रकृति होती है आकर्षण की। यदि प्रोटॉन को आप नाभिक से बाहर निकालना है तो बहुत ही अधिक मात्रा में क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा। तो चौथा पॉइंट आ गया होगा समझ में। किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है। ये तो हो गया अपने चौथा पॉइंट, ये मोस्ट है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है अपना आवेश, चार्ज। आवेश चार्ज कैपिटल क्यू से लिखते हैं इसको, कभी कभी स्मॉल क्यू से भी। चार्ज, पहले चार्ज के बारे में जान कर लेंगे, कौन सी राशि है, फिर इसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। 4 गुण होते हैं, उन चारों गुणों में से उन चारों गुणों को ही बोर्ड में पूछा जाता है। तो पहले पढ़ते हैं अपन चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रकार का गुण होता है जो पदार्थ के अंदर होता है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या दोनों उत्पन्न कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन क्या? आवेश। आवेश क्या है? पदार्थ का वह गुण, यदि किसी पदार्थ में ऐसा गुण है कि जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या दोनों उत्पन्न हो जाए,
तो अपन बोलेंगे कि उस पदार्थ के पास कौन सा गुण है, आवेश का। तो मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या दोनों उत्पन्न किए जा सकते हो, उस गुण को क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश को सामान्यतः कैपिटल Q या स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। ये परिभाषा हो गई। और कभी भी ये राजस्थान बोर्ड में नहीं पूछे जाते, बस ध्यान रखिए कि चार्ज क्या है, एक गुण है किसका, पदार्थ का। सभी पदार्थों के पास नहीं होता या सभी कणों के पास नहीं होता। ये न्यूट्रॉन के पास नहीं है, इधर से फोटोन के पास नहीं है, गामा किरणों के पास नहीं है। बहुत सारे कण हैं जिनके पास चार्ज नहीं होता है। इसमें भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु लिख लेते हैं। पहला, पॉइंट, आवेश एक कौन सी राशि, अदिश राशि है। अब आवेश एक अदिश राशि है तो भैया इसके पास दिशा नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं कि ये अदिश राशि क्यों है। ये अदिश राशि क्यों है, कारण है इसका, क्योंकि ये सदिशों के त्रिभुज योग नियम की पालना नहीं करती है। सेकंड पॉइंट, आवेश क्या है, आवेश एक अदिश राशि है, यह सदिशों के त्रिभुज योग नियम की पालना नहीं करती है। अब इसके पास दिशा भी नहीं है, तो जब दिशा नहीं है तो अपन यदि किसी वस्तु पर बहुत सारा अलग अलग टाइप का चार्ज है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, उसका टोटल चार्ज निकालेंगे तो सदिश योग ना करके उसका बीजगणितीय योग करेंगे। सदिश योग ना करके उसका क्या करेंगे, बीजगणितीय योग। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट है इसी में, आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। दो कौन कौन से प्रकार है वो लिख देता हूं मैं। पहला तो होता है धनावेशित, बता दिया धनावेशित का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और सेकंड टाइप होगा इसका ऋणावेशित। सेकंड टाइप कौन सा, ऋणावेशित। जिसका ऋणावेशित का मतलब ये एक बात समझ लेना, जिस भी वस्तु पर ऋणावेश है उस वस्तु में किसकी कमी होगी, किसकी अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की तो अधिकता होगी और प्रोटॉनों की क्या होगी, कमी होगी। ये इसके दो पॉइंट हो गए। चलो आगे बात करते हैं मात्रक की, उसकी विमा भी निकालते हैं। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, आवेश की मात्रा की बात करें
तो 10th क्लास में पढ़ा है आपने, आवेश धारा बराबर I बराबर Q/T। तो ये तो था आवेश और नीचे है समय, और ये किसके बराबर है, धारा के बराबर। तो यहीं से मैं वज्र गुणन कर लूँ इसको, I बराबर Q/T को। तो इसको जैसे मैं वज्र गुणन करूंगा तो यहां मिलेगा Q बराबर IT, Q बराबर IT। Q तो आवेश है, I धारा है और T समय है। अब इसको याद करने की ट्रिक इस प्रकार बना लेते हैं, इस T को T बोल दो तो ये ट्रिक बन जाएगी QI थी। क्या बन जाएगा, QI थी। अब क्या लेने आई थी वो तो आप जानते होंगे, तो ये केवल ट्रिक है याद करने की। यदि आपको ये आता है QI थी तो इसी से आप 11th क्लास में सारी विमाएं निकालते थे QI थी से। और एक और आता था बलमा, उस बलमा से दाब, कार्य, ऊर्जा सारी विमाएं ज्ञात करते थे आप, तो ये QI थी। अब इसी में चौथा पॉइंट विमा। विमा क्या होगी इसकी, तो विमा को लिखते थे अपन जो SI पद्धति में 7 मूल मात्रक थे उन्हीं के रूप में। तो विमा हो जाएगी, धारा का तो क्या हो जाएगा A1 और समय का T1, ये इसकी विमा हो गई। अब ये तो सूत्र हुआ, पहले विमा को बाद में लिखते हैं, पहले इसके अन्य मात्रक भी लिख लेते हैं अपन। QI थी से यहीं पर इसी का अब मात्रक बोलूं तो आवेश का SI पद्धति में, आवेश का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसी को बोला जाता है कूलाम। कूलाम वैज्ञानिक का नाम है, कूलाम होता है। आवेश का SI पद्धति में मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसको बोला जाता है कूलाम होता है। इसी में बात करें आवेश का CGS पद्धति में मात्रक, CGS पद्धति में मात्रक बोल सकते हैं, तो फ्रैंकलिन वैज्ञानिक का नाम है, या स्टेट कूलाम, या एक और होता है ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। अब CGS पद्धति और MKS पद्धति या SI पद्धति में क्या संबंध है, तो अगला पॉइंट इसी में मात्रक में एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹, और इसको बोल दो स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम के को स्प्रिंगलिन भी बोल सकते हो या ESU भी बोल सकते हो। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹, और ये हो जाएगा सर जी ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। चलिए आगे बात करते हैं आवेश के। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या दोनों उत्पन्न किए जा सकते हैं, उस गुण को आवेश कहते हैं। आवेश को सामान्यतः कैपिटल Q स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेशित, ऋणावेशित। मात्रक निकाले, धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, तो आवेश बराबर Q × T यानी QI से याद रखोगे। आवेश का SI पद्धति में मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड, इसी को बोला जाता है कूलाम। आवेश का CGS पद्धति में मात्रक फ्रैंकलिन स्टेट कूलाम या ESU होता है, और एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। चलिए आगे बात करते हैं V में सूत्र की, थोड़ा देख लीजिए इसको। विमा भी लिखी थी मैंने आवेश की A1 T1।
A1 तो धारा के लिए आता है और T1 किसके लिए आया? समय के लिए। तो इसमें अगला पॉइंट आ जाएगा, मात्रक सहित तो 3 हो गए थे। चौथा पॉइंट, आवेश की विमा। तो विमा होगी इसकी A1 T1, A1 T1। पांचवा पॉइंट मोस्ट है, थोड़ा ध्यान से समझे आप। पांचवा पॉइंट क्या है? आवेश उन्हीं कणों को दिया जा सकता है, आवेश उन्हीं कणों को दिया जा सकता है जिनके पास द्रव्यमान होता है, जिनके पास द्रव्यमान होता है। यदि किसी कण के पास द्रव्यमान नहीं है तो अपन उसको आवेश नहीं दे सकते। जैसे फोटोन, गामा किरणें, इनको अपन आवेश नहीं दे सकते क्योंकि इनका जो स्थिर द्रव्यमान होता है वो 0 होता है। फोटोन और गामा किरणों को अपन क्या नहीं दे सकते? आवेश। क्यों? क्योंकि इनका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? 0। आवेश की विमा आ गई। आवेश उन्हीं कणों को दिया जा सकता है जिनके पास क्या होता है? द्रव्यमान। ये तो गए आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अब मैं एक सारणी बना देता हूँ, उस सारणी में कुछ कण ले रहा हूँ जिनके द्रव्यमान, उन पर कितना आवेश है, कौन सी प्रकृति का होता है, वो लिख देता हूँ क्योंकि आगे काम आएंगे न्यूमेरिकल में। ये ऐसे नंबर, कण का नाम, कण का द्रव्यमान, फिर यहाँ पर आवेश कितना होता है और यहाँ पर प्रकृति कैसी उसकी। पहला है इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे लिखते हैं। द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान में लिख देता हूँ, m से लिखते हैं उसको 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। आवेश को q से लिखोगे -1.6, माइनस को तो हटा दो, केवल अपन मान लिख रहे हैं 10 की पावर -19 कुलाम। ये कुलाम किसका मात्रक है? आवेश। और प्रकृति होती है ऋणात्मक। परिमाण ले रहा हूं मैं यहाँ आवेश का। सेकेंड लेते हैं अपन प्रोटॉन, इसको ऐसे दर्शाते हैं या फिर P से भी लिख देते हैं। MP बोलते हैं इसके, और इसका द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये QP 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम, और ये होता है धनात्मक। थर्ड पॉइंट लेते हैं अपन न्यूट्रॉन। ये तो मूलभूत कण है, तो नाभिक में मिलते हैं, N से लिख देते हैं। Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67, यहाँ तक तो सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, 10 की पावर -27 किलोग्राम। और इस पर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। प्रकृति में कैसी होती है? उदासीन। अगला पॉइंट लेता हूं मैं, अगला पॉइंट एल्फा कण। एल्फा कण, यदि मैं हीलियम परमाणु में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो बनता है एल्फा कण। मतलब इसको लिखते हैं हीलियम का द्विधन आवेशित नाभिक।
या हीलियम का द्विदिनावेशित परमाणु। परमाणु में से क्या किया, हीलियम के में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब ये तो होता है भाई, इस पे इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक की होती है द्रव्यमान संख्या, तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के इस पर चार्ज आएगा Q अल्फा। तो पहले तो मैं मास लिख देता हूँ, M अल्फा बराबर कितने के बराबर है, 4 प्रोटॉन के, 4